Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next topic into the Minimum Wages Act 1948 में हम next topic देखेंगे। वो सेक्शन 7 से सेक्शन 15 से हम इस जो सेशन में डील करेंगे, सेक्शन 7 से सेक्शन 15 तक। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में हम आज सेक्शन जो 7 सेक्शन जो है एडवाइजरी बोर्ड वो देखेंगे। एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 8 है सेंट्रल और एडवाइजरी बोर्ड, और सेक्शन 9 कंपोजिशन ऑफ कमिटीज़ के जो कंपोजिशन कितने मेंबर होते हैं उसमें वो देखेंगे। उसके बाद 10th में करेक्शन ऑफ एरर्स, एरर करेक्शन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 11 में वेजेस इन काइंड, काइंड क्या होता है, वेजेस इन काइंड क्या होता है वो देखेंगे हम। यहाँ पे जो मॉनेटरी वेजेस रहते हैं वहाँ पे वो नहीं रहता है। वेजेस इन काइंड मतलब जो क्या होता है वेजेस इन काइंड वो हम देखेंगे। पहले हम बार्टर सिस्टम देखते ना, उस टाइप का जो काइंड का वेजेस है वो आएगा। 12th सेक्शन में पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है वो आएगा। पेमेंट ऑफ कितना आपको मिनिमम जो वेजेस है वो पे करना पड़ेगा वो यहाँ पे दिया है। सेक्शन 13 में फिक्सिंग आज फॉर दी नॉर्मल वर्किंग डे, जो नॉर्मल वर्किंग डे है एवरी डे आप कितने आवर तक आप काम कर सकते हैं वो सेक्शन 13 में दिया है। सेक्शन 14 में ओवर टाइम कितने तक रहेगा और उसको जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वो क्या रहेगा वो दिया है। सेक्शन 15 में वेजेस फॉर ऑफ द वर्कर हु वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे, उनको कितना वेजेस मिलेगा वो यहाँ पे दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले तो सेक्शन 7 क्या है वो देखेंगे हम यहाँ पे। सेक्शन 7, जो सेक्शन 7 है फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ कमिटीज़ एंड सब कमिटीज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन जो 5 में हमने कमिटीज़ और सब कमिटीज़ अपॉइंट किया था उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एडवाइजरी बोर्ड है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। एंड एडवाइजिंग द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जनरली इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग, जो मिनिमम वेजेस है उसको फिक्स करना है, रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे मदद करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं। और उसके बाद जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ एडवाइजरी बोर्ड। अप्रोप्रिएट कौन अपॉइंट करेगा यहाँ पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करेगा। शैल है तो कंपल्सरी है यहाँ पे। ओके, तो जो पर्पस है इस एडवाइजरी बोर्ड का वो क्या आएगा यहाँ पे, जो बेसिक पर्पस है यहाँ पे। तो द एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, हेल्प टू कोऑर्डिनेट द कमिटीज़, जो कमिटीज़ है एंड सब कमिटीज़ विच आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5 में जो अपॉइंट हुए हैं उस सेक्शन में क्या होता है यहाँ पे उनको कोऑर्डिनेट करता है, हेल्प करता है। ओके, उसके बाद जो है दैट इन्वॉल्व आर फिक्सिंग, उनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, दैट इन्वॉल्व फिक्सिंग दी मिनिमम वेजेस जो है, रिवाइजिंग दी मिनिमम वेजेस एंड फिक्सिंग दी मिनिमम वेजेस, उनका मेन फंक्शन है यहाँ पे। इट ऑल्सो एडवाइज द गवर्नमेंट जनरली ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू फिक्सिंग एंड गवर्नमेंट को भी क्या करता है यहाँ पे वो एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे क्या करता है, एडवाइज करता है टू फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग दी मिनिमम वेजेस। उसके बाद जो मेन रोल क्या है यहाँ पे, जो एडवाइजरी बोर्ड का जो रोल है यहाँ पे, एडवाइजरी बोर्ड जो है एक्ट एज एन सेंट्रल बॉडी जो है यहाँ पे क्या करता है, सेंट्रल बॉडी का एक्ट करता है यहाँ पे, जो रोल है सेंट्रल एज ए सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल बॉडी। उसके बाद दैट गिव्स गाइडेंस एडवाइस एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेजेस है उसके बारे में जो गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है, रिकमेंड करता है, गाइडेंस देता है। एंड विच अबाउट द मिनिमम वेजेस इशूज जो है, हाउ टू वेजेस शुड बी फिक्स्ड एंड रिवाइज कैसे करना है, वो सब काम जो है यहाँ पे एडवाइस कौन करता है, एडवाइजरी बोर्ड करता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, आई होप आपको सेक्शन 7 समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सेक्शन 8 में क्या दिया गया है। सेक्शन 8 जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। अब सेक्शन 7 में जो है एडवाइजरी बोर्ड हुआ, तो सेक्शन 8 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। तो इसमें जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है इन द मैटर्स ऑफ द फिक्सिंग एंड रिवीजन ऑफ द मिनिमम रेट जो है ऑफ द वेजेस, अदर मैटर्स ऑफ द फिक्सिंग एंड रिवीजन ऑफ द मिनिमम रेट्स ऑफ द वेजेस,
and wages other matters under act or coordinating the work advisory boards the central government shall appoint the central advisory board. फर्स्ट जो है इसका जो पर्पस दिया है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट्स अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। क्या करेगा यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, क्रिएट्स अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे क्रिएट करेगा टू एडवाइज बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या करेगा यहाँ पे, कौन, यहाँ पे जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, हमें लगेगा कि सेंट्रल है तो सेंट्रल को एडवाइस करेगा, नहीं, यहाँ पे बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, एडवाइस करेगा। इन व्हाट केसेस, यहाँ पे जो फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस है उस केसेस में क्या करेगा, यहाँ पे उसको उनको क्या करेगा, एडवाइस करेगा। एडवाइजरी बोर्ड है तो एडवाइस करेगा, गाइडेंस देगा। उसके बाद जो है एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड हेल्प्स टू कीप दी वेजेस पॉलिसीज जो रहते हैं एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस द कंट्री में जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में एडवाइजरी देते हैं, मतलब एडवाइस देता है। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है उसमें क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ person to nominated by central representing employers and employee in the scheduled employment who shall be equal number and independent person not exceeding one third of its total member. On such independent persons shall be appointed the chairman of the board बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सिंपल इतना ही मीनिंग आएगा। यहाँ जो सबसेक्शन 2 है यहाँ पे कंपोजिशन बोला है, तो इसमें जो है यहाँ पे सबसेक्शन फर्स्ट में जो है यहाँ पे पर्पस है, पर्पस बोला है, इसमें जो है कंपोजिशन है यहाँ पे। तो कंपोजिशन में इतना ही आएगा, द बोर्ड हैज़ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है सेंट्रल एडवाइजरी शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन ऑफ बाय द नॉमिनेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ आएंगे इसमें, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आएगा, हु शैल इक्वल नंबर में होने चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉय है इक्वल नंबर, मतलब 6 एम्प्लॉयर है तो 6 ही एम्प्लॉय होने चाहिए ऐसे। उसके बाद पर्सन नॉट एक्सीडिंग वन थर्ड ऑफ टोटल मेंबर्स जो है उसके वन थर्ड वो ज़्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए वहाँ पे। एंड वन ऑफ सच जो है इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए उसमें, इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ, जो इंडिपेंडेंट पर्सन है जो कि ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है और एम्प्लॉयर नहीं है, इसमें कोई भी पर्सन, इसमें से कोई भी पर्सन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, कमेटी का एडवाइजरी नहीं है वो, तो वो क्या होगा, चेयरमैन होगा यहाँ पे। ओके, सेंट्रल बोर्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो है सेक्शन 9 में क्या बोला है, कंपोजिशन ऑफ द कमिटीज़। अब जो कमिटीज़ है उसका कंपोजिशन क्या आएगा, तो यहाँ पे जो सेक्शन हमने 8 में देखा, जो सेक्शन 8 में उसका समरी देखो, जो है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय जो है फ्रॉम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो है इन इक्वल नंबर होने चाहिए यहाँ पे। एंड इंडिपेंडेंट पर्सन जो है अप टू वन थर्ड जो मेंबर्स है, वन थर्ड जो मेंबर्स है ऑफ द टोटल, उसके ज़्यादा नहीं होने चाहिए वन थर्ड मेंबर्स के। एंड वन इंडिपेंडेंट पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन, जो वन इंडिपेंडेंट पर्सन है वो उसको क्या करेंगे हम, अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन अपॉइंट करेंगे यहाँ पे। सपोज एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, सपोज द बोर्ड हैज़ 15 मेंबर्स है, बोर्ड में कितने 15 मेंबर्स है यहाँ पे, तो 7 मेंबर्स आर एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे एंड 7 जो है एम्प्लॉयज़ के होंगे। तो इक्वल नंबर बोला है ना, तो एम्प्लॉई और जितने होंगे उतने ही एम्प्लॉय भी होंगे। उसके बाद जो है अप टू 5 तक, मतलब वन थर्ड बोला है, तो वन थर्ड इसमें से वन थर्ड जो टोटल नंबर में से है, वन थर्ड कितना, 5 मेंबर्स तक हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हम यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, और उसमें से ही जो एक है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट जो है इंडिपेंडेंट पर्सन एज ए चेयरमैन हम अपॉइंट करेंगे उसको। ये हुआ टोटल जो उसका जो कंपोजिशन है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, जो सबसेक्शन 2 में दिया है। ओके, आई होप आपको सबसेक्शन 2 जो कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो
उसके बाद है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या बोला है, कंपोजिशन ऑफ कमिटीज़। जो कमिटीज़ है उसके कंपोजिशन में क्या आएगा, ईच ऑफ द कमिटीज, जो ईच ऑफ द कमिटीज़, सब कमिटीज़ एंड एडवाइजरी, जो हमने बोर्ड देखा सेक्शन आई थिंक 7 में देखा, तो एडवाइजरी बोर्ड जो है शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगा, रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, हु शैल इक्वल नंबर इन इक्वल नंबर, मतलब जैसे कि 7 मेंबर्स अगर एम्प्लॉय होंगे तो 7 एम्प्लॉयर होंगे वैसे, एंड इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल। वैसे ही सेम जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 में दिया है वैसे ही यहाँ पे सेम है। वन ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन चेयरमैन, सेम है यहाँ पे, कंपोजिशन जो है वो सेम है। उसके बाद जो है सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 है यहाँ पे करेक्शन ऑफ एरर्स जो है, किस में करेक्शन ऑफ एरर्स आएंगे वो देखेंगे हम, किस में एरर्स जो है हम करेक्ट करेंगे वो देखेंगे। सब सेक्शन 1 में appropriate government may at any time by notification in the official gazette correct a clerical or arithmetical mistakes in the order fixing or revising the minimum wages under the act or errors arising therein, any accidental slip or omission। जो सबसेक्शन 1 है उसमें क्या बोला है, बेसिक जो है हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। उसमें जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेंगे, कैन करेक्ट, मैं बोला है ना, तो मैं बोला है, कंपलसरी नहीं है, मैं बोला है कैन करेक्ट एनी, जो क्लेरिकल जो राइटिंग जो होता है उसमें अगर कोई क्लेरिकल एरर आया है, और जो अरिथमेटिकल मतलब जो कैलकुलेशन होता है तो उसमें अगर कोई इशू आया है, मिस्टेक्स इन ऑर्डर रिलेटिंग टू द फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस में कोई क्लेरिकल और अरिथमेटिकल एरर्स अगर आया है तो उसमें दिस इज़ डन बाय द पब्लिशिंग अ नोटिफिकेशन इनटू द ऑफिशियल गैजेट। आपको जो कोई भी क्लेरिकल और अरिथमेटिकल एरर करना है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, आपको जो किया है वो क्या होना चाहिए, जो आपने एरर्स जो करेक्ट किया है तो वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या करना है, ऑफिशियल गैजेट में क्या करना है, आपको पब्लिश करना है। ओके, तो उसके बाद जो है सबसेक्शन 2, इसका हम एग्जांपल लेंगे सबसेक्शन 1 का। उसमें क्या होगा, इफ एन ऑर्डर मिस्टेकनली स्टेट्स, अगर कोई ऑर्डर है मिस्टेकनली स्टेट्स हुआ है कि वेजेस ₹100 इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज़, वहाँ पे 1000 रुपीज़ होना चाहिए था और गलती से क्या हुआ 100 रुपये हो गया। तो अब क्या करेगा, द गवर्नमेंट कैन इशू अ करेक्शन नोटिफिकेशन, जो करेक्शन है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में वो क्या करेगा, पब्लिश करेगा कि यहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं है, वहाँ पे 1000 रुपीज़ है। ओके, उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 में क्या हुआ है, एवरी सच नोटिफिकेशन शैल एज सुन एज मे बी आफ्टर इज इशूड बी प्लेस्ड बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या बोला है, आफ्टर इशूइंग सच करेक्शन, जो करेक्शन हुआ है द गवर्नमेंट मस्ट इन्फॉर्म द एडवाइजरी बोर्ड को, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, किनको करना है, गवर्नमेंट बोर्ड करेगा, किसको करेगा, गवर्नमेंट बोर्ड करेगा एडवाइजरी, सॉरी गवर्नमेंट जो है, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एडवाइजरी बोर्ड को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, यहाँ पे ऐसा बोला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 है, द एडवाइजरी जो बोर्ड है इज़ केप्ट अपडेट टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी। एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, जो ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी है उसको सब रिकॉर्ड रखता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उनको क्या करना चाहिए, जो भी करेक्शन आपने किया है एज सुन एज पॉसिबल आपको क्या करना है, उनको वो इन्फॉर्मेशन देनी है, किसको देनी है, एडवाइजरी बोर्ड को देनी है, सेक्शन 10 में करेक्शन ऑफ एरर में। उसके बाद देखेंगे वेजेस इन काइंड क्या होता है सेक्शन 11 में। तो सबसेक्शन 1 क्या है, मिनिमम वेजेस पेएबल अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड इन कैश। सिंपल जो जनरल रूल बोला है यहाँ पे, जो जनरल रूल इसमें क्या बोला है कि मिनिमम वेजेस शुड बी जनरली पेड इनटू दी, जो कैश है उसमें आपको क्या करना है, पे करना है। जो आप वेजेस आप पे करेंगे वो क्या करेंगे, कैश में देंगे। एग्जाम्पल जो है, वर्कर्स शुड नॉर्मली रिसीव जो करते हैं मनी, नॉट गुड्स में नहीं देना है, आपको मनी में देना है, गुड्स में बार्टर सिस्टम में नहीं देना है। यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 है यहाँ पे, where it has been a custom to pay wages wholly or in the part in kind
The appropriate government being of the opinion that it is necessary in the custom circumstances of the cases may notification in the official gazette authorize the payment of minimum wages either wholly or in the partly in the kind. जो सबसेक्शन सेकेंड में क्या बोला है, however if it's customary to pay wages fully और partly है, अगर आपको कोई भी वेजेस है, आपको जो कस्टमरी वेजेस है उनको क्या करना है, फुल्ली और पार्टली पे करना है। मतलब कैसे कि जो फुल्ली और पार्टली इन काइंड जो है उसमें पे करना है। एंड गवर्नमेंट थिंग्स टू इट फिट नेसेसरी इट कैन अलो, जो है वो अलो कर सकता है पेमेंट होली और पार्टली इन द काइंड थ्रू द नोटिफिकेशन। आपको समझ नहीं आएगा, फिर से हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ इन रिमोट विलेज जो है वर्कर्स आर यूजुअली पेड पार्टली इन द फूड और क्लोथिंग एंड पार्टली इन टू दी जो वेजेस है उसमें, मतलब पार्टली जो है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम, देखो यहाँ पे जो है, अगर कोई वर्कर को कितना पेमेंट है, 10,000 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ क्या है पेमेंट है, पर मंथ पेमेंट है। तो इसमें गवर्नमेंट ऐसे पार्टली अलाउ किया है गवर्नमेंट ने कि आप जो है 2,000 रुपीज़ का आप यहाँ पे उनको क्या करेंगे, 2,000 रुपीज़ का क्लोथ्स है, फूड है, तो आप 2,000 रुपीज़ का उनको जो वेजेस के 2,000 यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे और उनको 2,000 रुपीज़ का फूड्स एंड क्लोथ्स देंगे यहाँ पे। और जो बचे हुए 8,000 रुपीज़ है वो आप क्या करेंगे, जो है वो कैश में पेमेंट करेंगे। तो ये जो क्लोथ्स एंड फूड है इसको ही हम काइंड बोलेंगे, जो काइंड है ना, तो यहाँ पे ये काइंड में दिया जाता है, ऐसे बोलेंगे हम, जो काइंड में दिया है। ओके, ओके, ये हुआ हमारा सबसेक्शन टू। जो सबसेक्शन टू में सिंपली सबसेक्शन वन में क्या बोला है, आप यहाँ पे कैश में पेमेंट करो, कैश में ही पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आप क्या कर सकते हैं, पार्टली जो है आप काइंड में पे कर सकते हैं और पार्टली पार्टली जो है आप क्या कर सकते हैं, मनी और कैश में आप कर सकते हैं। थर्ड में क्या बोला है, इफ़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज of the opinion that provision should be made for the supply of essential commodities at the concession rate, the appropriate government may by notification in the official gazette authorize the provision of such supplies at the concession rate। यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल, however जो है the government can also allow to supply the essential goods, जो है यहाँ पे जो डिस्काउंटेड रेट पे रहता है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे आप क्या कर सकते हैं, आपको वर्कर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्कर्स में गेट राइस, व्हीट और फ्यूल जो एट द लोअर प्राइस में आप यहाँ पे उनको अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है मार्केट में से जो लेना है वो अफोर्डेबल में भी यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में उनको जो है अवेलेबल करा दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है इसमें सबसेक्शन 4 में क्या बोला है, सिंपल इतना है, द कैश वैल्यू जो है, कैश वैल्यू ऑफ द काइंड वेजेस एंड द कंसेशन जो आपने दिया है रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एट द कंसेशन रेट में दिया है। तो यहाँ पे द कैश वैल्यू पेड इन काइंड, जो कैश वैल्यू है आप क्या कर रहे हैं, काइंड में पे कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट जो भी है उसमें पे कर रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं उनको, और गुड्स और सप्लाईज एट कंसेशनल रेट विल बी एस्टिमेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो भी आप कंसेशनल रेट पे दे रहे हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन होगा। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर भी दिक्कत हो जाएगी कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, जो लो रेट का जो है ला के क्या करेगा, लो वैल्यू के प्रोडक्ट यहाँ पे हाई प्राइसेस पे बेच सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है यहाँ पे भी रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसेक्शन जो 4 है उसका, इफ़ अ वर्कर गेट्स अ फूड जो है वर्थ ₹2,200 देन दिस अमाउंट काउंटेड एज पर दी देयर वेजेस पेमेंट में से क्या करेगा, काउंट करेगा, यहाँ पे जो भी है वेजेस में से कट होगा यहाँ पे। उसके बाद हम सब सेक्शन 12 देखेंगे। यहाँ पे सिंपल जो है समरी देखेंगे यहाँ पे हम,
जो नॉर्मल जो है सबसेक्शन 1 में हम पेड जो है कैश में करना है। यहाँ पे जो है पार्टली गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अलाउ करे ये कि आप पार्टली पेमेंट कर सकते हैं और पार्टली आप क्या कर सकते हैं, काइंड दे सकते हैं। थर्ड में क्या बोला है, आप जो भी है, आप जो गुड्स एंड सर्विसेज है आप यहाँ पे जो है लो प्राइस में और अफोर्डेबल प्राइस में आप कंसेशन रेट में यहाँ पे क्या कर दीजिए, अवेलेबल कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा ऑफिशियल गैजेट में। जो भी है सब सेक्शन 4 में जो है वैल्यू पेड काइंड जो है एस्टिमेटेड कौन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे एस्टिमेट करेगा। उसके बाद जो सेक्शन 12 है हम वो देखेंगे। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, जो रेट ऑफ वेजेस है, हम कितना मिनिमम जो रेट ऑफ वेजेस है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसेक्शन 1 में व्हेन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 20 जो सॉरी सेक्शन 5 is force the employer shall pay every employee engaged in scheduled employment under him wages at the rate not less than minimum wages जो fixed by the notification in the class of the employee। सिंपल इसका मीनिंग जो है, when there is a notification fixing minimum wages जो है for the scheduled employment जो है, the employer must pay, जो employer है उसको must be pay every employee at least that minimum wage। उनको क्या करना है, minimum at least जो notification है उतना पे तो करना ही, आप ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन जो नोटिफिकेशन में दिया है उससे कम नहीं दे सकते हैं। at least that minimum wages for the class of work without any unauthorized deduction यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और दिस वेजेस शुड बी पेड विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम में आपको पे करना है, जो भी है आपको प्रिस्क्राइब विद इन सच प्रिस्क्राइब टाइम में पे करना है एंड सब्जेक्ट टू जो कंडीशन है सेट बाय द रूल्स, जो आपने कंडीशन जो गवर्नमेंट ने सेट किया है उसके साथ ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे उनको पे करेंगे। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे तो इफ़ द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड फॉर दी फैक्ट्री वर्कर्स ₹5000 हमने क्या किया है, हमने मतलब जो गवर्नमेंट ने मिनिमम क्या किया है ₹5000 जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनको क्या है फिक्स किया है पर मंथ। द फैक्ट्री ओनर मस्ट पे एटलीस्ट ₹5000 पर मंथ। एवरी फैक्ट्री में वो ₹5000 आपको पे करना ही करना है यहाँ पे टू दी फैक्ट्री वर्कर्स। द एम्प्लॉयर कैनॉट डिडक्ट द मनी arbitrary like the tools or fines unless allowed by the law। जब तक लॉ ने अलो नहीं किया है आप 5000 में से जो है डिडक्शन नहीं कर सकते हैं, 5000 से कम आप वेजेस यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसेक्शन 2 में क्या बोला है देखिए, nothing contained in this section shall affect the provision of the payment of wages act 1936। क्या बोला है, दिस सेक्शन डज नॉट ओवरराइड और चेंज द रूल्स इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो है उसको चेंज नहीं करेगा विच गवर्न्स हाउ वेजेस आर पेड इन डिडक्शन अलाउड जो दिया है वैसे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये समझ नहीं आया होगा, आई होप आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इवन दो द मिनिमम वेजेस एक्ट फिक्स, अगर मिनिमम वेजेस ने फिक्स किया कि आपको मिनिमम वेज ₹5000 देना है, द मिनिमम वेजेस, देन एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो फॉलो द पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हमने जो डिडक्शन देखा था तो डिडक्शन उस रूल में आएगा, वो लॉ से जो है ऑथराइज्ड है तो उसमें 5000 में से भी कम पेमेंट ऑफ वेजेस दे सकता है डिडक्शन लेके। ओके, तो ये हुआ सेक्शन 12। उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 13। यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 में क्या बोला है, जो फिक्सिंग आवर्स फॉर द नॉर्मल वर्किंग डेज पे हम कितना फिक्सिंग आवर करेंगे वो बोला है। ओके, तो सेक्शन 13 जो है, सेक्शन 13 में क्या बोला है, फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डेज में सिंपल जो सब सेक्शन 1 दिया है इसमें क्या होगा, इफ़ रिगार्ड शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मिनिमम rate of wages in the respect of have been fixed under this act the appropriate government, यहाँ पे जो है फिर से क्लॉजेस दिए गए हैं। तो सब हम सिंपल में देखेंगे कि जो की पॉइंट्स है उतना ही देखेंगे। जो ए में बोला है फॉर नॉर्मल वर्किंग डे जो है फिक्सिंग नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क which shall constitute normal working day inclusive one or more specified intervals। क्या बोला है कि जो फिक्सिंग नॉर्मल वर्किंग डेज है, नॉर्मल वर्किंग डेज है तो गवर्नमेंट कैन डिसाइड हाउ मेनी आवर्स
वन वर्किंग डे कैन इंक्लूड ब्रेक्स होंगे यहाँ पे। मतलब नॉर्मल वर्किंग डे कितना है, 8 आवर्स का है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, नॉर्मल वर्किंग डेज कितना है, 8 आवर्स का जो नॉर्मल वर्किंग डे इतना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वन ब्रेक, यहाँ पे आपको 1 आवर का ब्रेक यहाँ पे मिलेगा, वन और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स। तो 1 आवर का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जो ब्रेक है वो मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद बी में क्या बोला है, प्रोवाइड फॉर डे ऑफ रेस्ट इन एवरी, जो पीरियड ऑफ 7 ईयर्स जो है, शैल बी अलाउड टू एम्प्लॉयज़ और एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इन द स्पेसिफिक ऑफ सच डे ऑफ रेस्ट। इसमें सिंपल इतना ही बोला है कि वीकली ऑफ फॉर द रेस्ट होना चाहिए। वीकली ऑफ जैसे कि हमको होता है स्कूल कॉलेजेस को जो वीकली ऑफ रहता है, जॉब्स को वो यहाँ पे वीकली ऑफ भी रहना चाहिए। उसके बाद जो है, जो संडे ऑफ लेता है उसको भी पे करेगा एम्प्लॉयर, जो है वो संडे को ऑफ लिया तो भी यहाँ पे पेमेंट होगा। सी में क्या बोला है, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट फॉर वर्क ऑन डे ऑफ रेस्ट एट द रेट नॉट लेस देन ओवर टाइम। इसमें क्या बोला है, सी में सिंपल, पेमेंट फॉर द वर्क ऑन द रेस्ट डे। मतलब क्या बोला है, इफ़ समवन वर्क्स ऑन द रेस्ट डे, मतलब रेस्ट डे मतलब जो वीकली ऑफ है उसमें क्या हुआ है, उन्होंने क्या किया है, वर्क किया है, दे मस्ट बी पेड एटलीस्ट ओवर टाइम रेट यहाँ पे देना है। अगर आपको जो यहाँ पे रेस्ट डे है फिर भी वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आप जो डेली बेसिस पे पेमेंट है वो नहीं देंगे, आपको ओवर टाइम रेट देना है। यहाँ पे बोला है आपको जो है ओवर टाइम रेट ही देना है यहाँ पे, ओके। उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, ओवर टाइम मतलब जो है ज़्यादा पेमेंट देंगे और डबल पेमेंट देंगे यहाँ पे। सेकंड में क्या बोला है, 13 क्लॉज 2 में, प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शाल इन रिलेशन टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ अप्लाई ओनली सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब। जो फिर से ए बी सी डी दिया है क्लॉजेस यहाँ पे, वो देखेंगे हम। ए में क्या बोला है, सिंपल इतना ही, ए में employees and engaged on the urgent work in the emergency which could not have been foreseen or prevented। क्या बोला है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे जो है, एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, अर्जेंट और जो इमरजेंसी वर्क में है। रूल्स जो है, रूल्स अप्लाई विद द कंडीशन टू दोज सडन एंड अर्जेंट है। फॉर एग्जांपल जो छुट्टी के दिन है, रिपेयरिंग पावर लाइंस आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ पे आना है, यहाँ पे जो कंडीशन है आना ही है यहाँ पे। क्या बोला है कि प्रोविजन इन रिलेशन फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़ अप्लाई ओनली इन एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब। जो पार्शियल कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेशन है वो बोला है यहाँ पे। सेकेंड में क्या बोला है, एम्प्लॉयज़ एंगेज इन द वर्क इन नेचर ऑफ प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री जो वर्क है इन विच मस्ट नेसेसरली कैरिड ऑन आउटसाइड द लिमिट लेड डाउन फॉर द जनरल वर्किंग इन द एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। क्या बोला है, प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क आउटसाइड यूजुअल आवर्स जो है, मतलब फॉर द वर्क बिफोर आफ्टर नॉर्मल शिफ्ट हुआ, आपका नॉर्मल शिफ्ट हुआ है फिर भी आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लीनिंग मशीन एंड जो बिफोर शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले आपको मशीन क्लीन करना है, उसका भी पेमेंट नहीं देंगे यहाँ पे। जो कंडीशन है, आपको आके 10-15 मिनट पहले आपको क्या करना है कि आपको मशीन क्लीन करना है, आपको मशीन का जो सेटअप है वो सेटअप लगाना है, तो उसका पेमेंट नहीं देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है सी में क्या बोला है, एम्प्लॉयज़ हुज एम्प्लॉयमेंट इज इसेंशियल इंटरमिटेंट बोला है। यहाँ पे जो है इसेंशियली इंटरमिटेंट जो वर्क है यहाँ पे, जॉब विद द ब्रेक्स, इनएक्टिविटी, रूल्स अप्लाई ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड। मतलब जो नाइट वॉचमैन है ऑन द ड्यूटी बट मोस्टली इनएक्टिव है, जो इनएक्टिव वर्क है, मतलब जो वॉचमैन का जो एक्टिव रोल यहाँ पे कोई जो मशीन में नहीं है, तो यहाँ पे वो होगा। डी में क्या बोला है, एम्प्लॉयज़ एंगेज्ड इन ये वर्क विच टेक्निकल रीजंस हैज़ टू बी, जो है हैज़ टू बी completed बिफोर ड्यूटी इज़ ओवर। जो क्या है, डी में क्या बोला है, टेक्निकली जो टाइम बाउंड वर्क है, मतलब यहाँ पे वर्क दैट मस्ट फिनिश बिफोर शिफ्ट एंड होने से पहले आपको वर्क क्या करना है, आपको एंड करना है। मोल्डिंग इन द फाउंड्री जो है कांट स्टॉप मिड प्रोसेस में। आप अगर देखिए यहाँ पे आपको 8 आवर तक 8 आवर तक क्या करना है, यहाँ पे वर्क करना है, तो आप क्या कर दिए, यहाँ पे बीच में से छोड़ के 8 आवर होने के बाद आप छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकते, या
वरना यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उनका क्या होगा, यहाँ पे नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो है ई में क्या बोला है, ई में नेचर डिपेंड करता है, वर्क का कैसे नेचर है। तो वर्क बेस्ड ऑन द नेचुरल इवेंट पे है, लाइक टाइड जो है डे लाइट पे बेसिस पे होगा। तो फिशरमैन वर्किंग बेस्ड ऑन द टाइड टाइमिंग भी जो है यहाँ पे एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं। जो सबसेक्शन 3 में इसमें क्या बोला है, सबसेक्शन 3 में बेसिक जो है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज सी में जो बोला है, क्लॉज सी में क्या बोला था, इसेंशियल जो इंटरमीडिएट वर्क है, मतलब जॉब विद द ब्रेक्स, इनएक्टिविटी विद द रूल्स, मतलब नाइट वॉचमैन का हम एग्जांपल यहाँ पे सी में क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ इसेंशियल जो इंटरमीडिएट है व्हेन इट डिक्लेयर्स टू बी सो बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ग्राउंड डेली आवर्स जो है, इसमें सिंपल जो है वर्क जो लास्ट में सबसेक्शन 3 में क्या बोला है, डिक्लेयर बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करेगा। अ जॉब इज इंटरमीडिएट इफ आर long inactive periods where the worker is on duty but not working। वर्कर क्या है, ड्यूटी पे है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, अ सिक्योरिटी गार्ड सिटिंग एट अ गेट अलर्ट बट नॉट ऑलवेज एक्टिव। यहाँ पे अलर्ट है बट नॉट ऑलवेज एक्टिव नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये हुआ। तो यहाँ पे उसके बाद हम स्टेट अमेंडमेंट देखेंगे, महाराष्ट्र का क्या स्टेट अमेंडमेंट है यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है 13 क्लॉज 1 AA जो है, यहाँ पे एड्स जो पावर टू फिक्स वीकली वर्किंग आवर्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट अ मैक्सिमम आवर्स आर जो है पर वीक को क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद जो है 13 क्लॉज 3 में जो है उसमें क्या है, तो डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरमीडिएट जॉब जो है कैन बी मेड नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट बट आल्सो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द लेबर पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन दे सकते हैं। मोर ऑफिसर कैन डिसाइड द जॉब ऑफ इंटरमीडिएट, जो हमने देखा ना कि वॉचमैन का जॉब है, सिर्फ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे बोला है यहाँ पे जो महाराष्ट्र का यहाँ पे स्टेट अमेंडमेंट दिया है उसमें। उसके बाद हम सेक्शन 14 देखेंगे। सेक्शन 14 में क्या बोला है, सेकेंड लास्ट सेक्शन है हमारा, यहाँ पे जो हमारा इस हम सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 14 में जो है ओवर टाइम, अगर आपने ओवर टाइम किया है तो आपको पेमेंट कितना मिलेगा वो देखेंगे यहाँ पे। वेयर एन एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय है whose minimum rate of wages is fixed under this act by the hour, by day or such longer period may prescribe works on any day excess of number of constituting a normal working day, the employer shall pay him for every hour or for the part of hours so worked in excess at the overtime rated fixed under this act or under any law of the appropriate government for the time being in the force whichever is an higher. Nothing in this section shall prejudice the operation of provision of section 59 of the Factories Act 1948 in any case where those provision are applicable। यहाँ पे जो बोला है इसमें जो सिंपल 14 क्लॉज 1 है, हम सिंपल देखेंगे, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाएंगे, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दिया है। तो यहाँ पे जो सिंपल है ओवर टाइम पेमेंट कितना है वो बोला है। अगर आप इफ़ वर्कर विद वेजेस फिक्स्ड आर्ली वर्कली, जो वर्क कर रहा है आर्ली जो है, डेली है, वीकली है, वो पेमेंट यहाँ पे उसको मिलेगा। वर्क मोर देन नॉर्मल आवर, जो नॉर्मल वर्किंग आवर जो है 8 आवर्स गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उसके बाद भी 9th आवर पे क्या कर रहा है वो वर्कर, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो 9th आवर पे कर रहा है तो उसको क्या करेगा, ओवर टाइम का जो रेट में वेजेस है वो मिलेगा यहाँ पे। जो भी है हाफ एन आवर करे और 1 आवर करे तो यहाँ पे उसको डबल पेमेंट और जो भी ओवर टाइम रेट है उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। तो normal hours in day the employer must pay extra overtime wages, the higher rate between the minimum wages act and any other applicable law must be used है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नॉर्मल वर्किंग जो आवर है 8 आवर हुआ, वर्क्स
10 आवर अगर जो वर्कर है 10 आवर तक काम कर रहा है तो यहाँ पे जो 2 आवर हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पे ओवर टाइम हुआ। इफ़ मिनिमम वेजेस एक्ट ओवर टाइम रेट जो है 120 रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट में 150 आवर हुआ तो एम्प्लॉयर मस्ट पे दी 150, मतलब जो फैक्ट्रीज एक्ट में अगर ज़्यादा दिया है तो जो ज़्यादा है वो मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद 14 क्लॉज 2 में क्या बोला है, प्रोटेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट जो प्रोविजन फैक्ट्रीज एक्ट में दिया है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, जो फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन है उसको। दिस सेक्शन डज नॉट ओवरराइड सेक्शन जो 59 है ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इफ दैट अप्लाइज इट स्टिल स्टैंड, जो है फैक्ट्रीज एक्ट ही यहाँ पे स्टैंड करेगा। इफ द फैक्ट्रीज एक्ट जो है सेक्शन 59 इफ गिव्स द बेटर ओवर टाइम रूल्स, अगर हमने बोला ना तो मिनिमम वेजेस एक्ट में कितना मिल रहा है यहाँ पे 120 रुपीज़, एंड फैक्ट्रीज एक्ट में अगर 150 रुपीज़ मिल रहा है तो 150 रुपीज़ ही मिलेगा यहाँ पे। ओके, बेटर जो है वो ही मिलेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लास्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन नंबर 15। ओके, तो सेक्शन 15 देखेंगे, वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क्स फॉर द लेस दैन नॉर्मल वर्किंग आवर डे, जो है वहाँ पे काम कर रहा है। ये जो मेन रूल है उसका हम मीनिंग देखेंगे। इफ़ वर्कर इज एम्प्लॉयड फॉर द डे बट वर्क लेस दैन नॉर्मल आवर, वर्कर क्या एम्प्लॉयड है 8 आवर तक जो है उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट पे क्या है प्रेजेंट है, बट नॉट वर्कड फुल डे, यहाँ पे वर्क नहीं है, 4 आवर तक ही उसने क्या किया, वर्क किया है। ड्यू टू जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के जो कोई भी रीज़न है उसकी वजह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट नहीं है तो यहाँ पे वो 4 आवर तक ही यहाँ पे वर्क किया है उसने, और 4 आवर तक उसको लाइट नहीं है तो वहाँ पे वो वर्क नहीं कर पाया, तो यहाँ पे उसको फुल डे का जो पेमेंट है 8 आवर का वही यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस है, 2 कंडीशंस दिए हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पे, फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट में क्या बोला है, नो पे फॉर फुल वेजेस, यहाँ पे नो पे फॉर फुल वेजेस नहीं मिलेगा अगर वर्क क्या कर रहा है, वर्कर क्या कर रहा है, अनविलिंग है वर्क करने के लिए, एंड नॉट बाय ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड हिम अ वर्कर, यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है या बाउंड नहीं है कि वो फुल वेजेस दे। कंडीशन सेकेंड क्या है, इन सच अदर केसेस सर्कमस्टेंसेस में बी प्रिस्क्राइब, जैसे स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा वैसे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऐसा रूल बना सकता है कि नो फुल वेजेस इफ़ द वर्कर इज़ लेट फॉर द पर्सनल रीज़न से लेट हुआ है तो यहाँ पे फुल वेजेस नहीं मिलेगा। ये हुआ हमारा सेक्शन 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 16 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।